नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये पूरा सीक्वेंस, ये जो वीडियो लेक्चर है ये लगातार चल रहा था। इसमें कई सारे पार्ट पीछे आ चुके हैं, उम्मीद है कि आपने देखे होंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं आगे की जो प्रथा है, आगे की जो चीज़ें हैं। मतलब लॉर्ड वेलिंगटन से स्टार्ट होता है। वायसराय के बारे में हम लोग देख रहे थे, इससे पहले गवर्नर जनरल को देखा, कैसे ये पद बनते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, इसके पीछे क्या मंशा रहती है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। लॉर्ड वेलिंगटन का जो समय है वो 1931 से स्टार्ट होता है और 1936 तक रहता है। इतने समय तक ये रूल करता है। इससे पहले इरविन का टाइम पीरियड था और इरविन के समय की जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी उन्हें हमने देखा, उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर वेलिंगटन के ज़माने में क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1931 वाला, ये इसी के समय में होता है। आप देखिए कि गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन जो पैक्ट है वो इरविन के टाइम पीरियड में होता है, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि कांग्रेस इन्वॉल्व होती है या हिस्सा लेती है गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिवशिप में, वो इसके टाइम में होता है यानी वेलिंगटन के समय में। तो 1931 और फेल्योर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रिज्यूम्शन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जिस उद्देश्य से बैठाई गई थी वो असफल हो जाती है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको एक बार फिर से शुरू किया जाता है। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड इन 1932। अब यहाँ तक आते आते जो सांप्रदायिकता है उसके अलावा जातिगत भेदभाव वाली भावनाएं भी बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो कम्युनल अवार्ड जो है ये 1932 वाला है, ये इसी के समय में आता है। और ये जो कम्युनल अवार्ड होता है इसको पूरे राष्ट्र में बहुत विरोधी प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ती हैं, मतलब कोई भी इससे खुश नहीं रहता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ, मतलब आमरण अनशन जिसको कहा जाता है, ये गांधी जी करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना कम्युनल अवार्ड, इसी के प्रोटेस्ट में करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये जो अवार्ड है या कम्युनल अवार्ड है ये अस्तित्व में आए या इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इसीलिए ये फास्ट अनटू डेथ, मतलब भूख हड़ताल तब तक जब तक कि मृत्यु ना आ जाए, ये गांधी जी के द्वारा यरवदा जो प्रिजन है, मतलब यरवदा जेल है, वहाँ पर की जाती है। ब्रोकन आफ्टर पूना पैक्ट, और अंत में ये जो भूख हड़ताल यानी आमरण अनशन होता है ये पूना पैक्ट के माध्यम से टूटता है, जो कि 1932 में होता है। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में और इसमें कांग्रेस की ओर से कोई नहीं जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं होती है। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं होती है, गलती से सेकंड वाले में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये भूल रहती है और इस भूल का बाद में पश्चाताप भी होता है। ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद आगे चले तो लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, यानी 1933 में एक बार फिर से जो सिविल डिसोबीडियंस है उसको खड़ा करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए फिर जो सविनय अवज्ञा है उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया जाता है, मतलब ये इंडिविजुअल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन जन भागीदारी इसमें घट जाती है, मतलब पहले की तरह से लोगों का उत्साह नहीं रहता है। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो बड़ा वाला अधिनियम रहता है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा अब तक जितने एक्ट वगैरह लाए गए हैं उसमें ये सबसे बड़े साइज का रहता है, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद रहते हैं। तो इसे अगर देखा जाए तो ये इसी के समय में आता है, यानी वेलिंगटन के समय में आता है और ये जो समय है ये 1935 का है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाई आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के सौजन्य से 1934 का जो टाइम पीरियड है उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है और ऑल इंडिया किसान सभा ये 1936 की है जो कि इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये 1936 और 34 वाली जो डेट है इसको आपको दिमाग में रखना है। और बर्मा को भारत से सेपरेट कर लिया जाता है। पीछे आपने देखा कि बर्मा को एनेक्स किया जाता है, अब यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, यानी वो भारत का हिस्सा नहीं है। और ये जो डेट है ये 1935 की है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसी के प्रावधानों के तहत ऐसा किया जाता है। इसके बाद आगे चलें तो लिलितगो का समय आता है, मतलब आप देखिए कि वेलिंगटन का जो टाइम है वो 1936 तक का है। 36 के बाद आता है लिलितगो और ये सबसे लंबे समय तक रहता है, लंबे टाइम तक रहने वाला व्यक्ति है। और इसी के समय में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है ये 1936-1937 वाला जो समय था उसमें होते हैं और कांग्रेस को इसमें बहुत ही एब्सोल्यूट जो मेजॉरिटी है वो दिखाई देती है, प्राप्त होती है। रिजनेशन ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, रिजनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, मतलब 1939 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था मतलब वहीं से स्टार्ट होता है। तो उसमें भारतीयों को बिना किसी परमिशन के, मतलब भारतीयों के परमिशन या नेताओं की परमिट के बिना इन्वॉल्व कर लेने से कांग्रेस नाराज हो जाती है, मतलब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो अपनी अपनी जो प्रोविंसेस या अपने क्षेत्र होते हैं वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है ये त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का जो होता है उसमें यहाँ देख लीजिए 51st सेशन ऑफ कांग्रेस, वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की हैसियत से। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ये जो डेट है ये 1938 की है, तो ये त्रिपुरी वाला नहीं है, ये हरिपुरा अधिवेशन है और ये इसका नंबर है 51, यानी 51वें नंबर का ये कांग्रेस का सेशन था जो कि हरिपुरा में आयोजित होता है 1938 में। और इसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता है। इनके अंदर एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है
और ऐसा जब पर्सनालिटी इनके अंदर रहती है, लीडरशिप की बेजोड़ क्वालिटी रहती है, तो लोग इनसे प्रभावित होते ही हैं, इनके भाषण से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो परिणाम ये होता है कि प्रचंड बहुमत से ये विजयी होते हैं, एकदम निर्विरोध जो निर्वाचित कहा जाता है वो होते हैं। और उसके बाद जो 7 बैल होते हैं बड़े बड़े, उनको एक रथ में जोतकर इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, मतलब एकदम देवताओं की तरह शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहाँ तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद होता है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन अगले साल, और उसमें भी यही होता है, मतलब रिपीट हो जाता है ये परिणाम। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो विजयी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत रहती है कि गांधी जी अपने एक कैंडिडेट को उतारे रहते हैं। गांधी जी को ऐसा लगता है कि मेरे नाम की बदौलत पट्टाभी सीतारमैया जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पट्टाभी सीतारमैया भले ही योग्य आदमी हो, पढ़े लिखे वकील हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के आगे उनकी हैसियत वही है कि राजा भोज और गंगू तेली। ठीक है, तो राजा भोज के आगे गंगू तेली टिकने वाला नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर जो ये पट्टाभी सीतारमैया है ये पराजित हो जाते हैं। गांधी जी यहाँ पर इसको पर्सनली ले लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पराजय। अब इसका परिणाम ये होता है कि नेताजी को ये महसूस हो जाता है कि गांधी जी के साथ मेरे विचार कभी भी मेल नहीं खा सकते, भले ही उद्देश्य एक हो और मन में हम एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हो, लेकिन सामने से जो विचार का मतभेद है वो आएगा और ये पार्टी के लिए और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको एस्टेब्लिश करते हैं। 1939 में ये सब कुछ होता है, यहाँ आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन जो है ये मार्च में आता है 1940 में बाई मुस्लिम लीग। ये लाहौर रेजोल्यूशन जो है ये मुस्लिम लीग का है और इसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है, मतलब एक सेपरेट स्टेट मुस्लिमों को चाहिए था, जो कि पाकिस्तान के तौर पे यहाँ जो शब्द है उसका संबोधन किया जाता है। चौधरी रहमत अली ये पाकिस्तान शब्द के जनक माने जाते हैं। इसके बाद जो अगस्त ऑफर है वो 1940 में आता है बाई वायसराय। इट्स क्रिटिसिज्म बाई कांग्रेस एंड इंडोर्समेंट बाई द मुस्लिम लीग। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अगस्त ऑफर था ये आता है और इसका कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता है, मतलब कांग्रेस इसको एकदम से नकार देती है, लेकिन मुस्लिम लीग भी यहाँ पर इसका समर्थन नहीं देती है, वो भी इसे इनकार कर देती है, मतलब वो भी इसमें सहमत नहीं रहती है। इसके बाद आगे चले तो विंस्टन चर्चिल का आप नाम देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के नए पीएम बनकर आते हैं, मतलब इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता है 1940 में। सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कर जाते हैं 1941 में, मतलब 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक को इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद कुछ समय तक यहाँ पे अपना गतिविधियाँ करते हैं और उसके बाद इन्हें एक जेल जो घर रहता है उसमें नज़रबंद कर दिया जाता है। वहाँ से ये दाढ़ी बढ़ाकर अपना जो रूप बदलते हैं, सन्यासी का रूप धारण करते हैं और उस नज़रबंद किए हुए घर वाले क्षेत्र से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलकर फिर ये विदेश पहुँचते हैं। और विदेश में जब जाते हैं तो वहाँ आज़ाद हिंद फौज पहले से ही इस्टेब्लिश थी, तो उसको ये दिशा देते हैं, उसे लीड करते हैं और इस प्रकार से ये एक मतलब यहाँ नेता की हैसियत से विराजमान होते हैं। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 1942 अगस्त में पारित होता है, इसकी योजना पहले से चल रही थी। और उसके बाद फिर गिरफ्तारी होती है, करो या मरो का जो नारा दिया जाता है, वो सब चीज़ें हमने देखी हैं पीछे। जितने भी बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर रहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बाहर चले गए थे, लेकिन गांधी जी, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार के जितने भी लीडर रहते हैं वो यहाँ पे अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और मुस्लिम लीग का जो अपना कराची अधिवेशन है उसमें 1944 में अंग्रेज़ों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया गया। मतलब देखिए यहाँ दोनों की विचारधारा में कितना बड़ा अंतर है। कांग्रेस जो थी वो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो कह रही थी, मतलब डू और डाई, करो या मरो, यानी प्रयास करो या मर जाओ, इस प्रकार की स्थितियां हैं। देश की आज़ादी के लिए आप सब कुछ झोंकने के लिए तैयार रहो। और यहाँ पे मुस्लिम लीग उस समय बंटवारे की बात कर रही थी। सोचिए ये कितनी घृणित चीज़ है। देश एक दूसरे तरह के संकट से जूझ रहा है, राजनीतिक संकट सिर पर आ चुका है। अगर इस समय हमने प्रयास नहीं किया तो बाहर से जो दुश्मन है वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी स्थितियाँ हैं। पूरा विश्व डावाडोल हो रहा है, देश की आज़ादी एकदम ताक पर रखी हुई है और ऐसे में आप धर्म को लेकर बैठे हुए हैं, ये कहाँ तक की बुद्धिमानी। तो इस प्रकार का जो बेकार काम है वो मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर किया गया। किसी भी धर्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसने वहाँ पर ठीक नहीं किया। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे लॉर्ड बेबल को देखिए। ठीक है, लॉर्ड बेबल की अगर बात की जाए, यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए ये कुछ चीज़ें और यहाँ आप देख रहे हैं, डिवाइड एंड क्वाइट स्लोगन एट द कराची सेशन 1944, मुस्लिम लीग का ये सेशन था। उसके बाद लॉर्ड बेबल का समय आता है। तो लॉर्ड बेबल का जो समय है ये 1944 से लेकर 47 तक का है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो CR फार्मूला है ये 1944 में आता है और इसमें गांधी और जिन्ना की जो वार्ता है वो विफल हो जाती है, वो भी डेट है 1944 की। कुल मिलाकर ये जो CR फार्मूला था इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और गांधी और जिन्ना के बीच में जो वार्ता का अंतिम प्रयास होता है वो भी यहाँ पर विफल हो जाता है। दोनों चीज़ें दिखाई देती। इसके बाद बेबल प्लान और इसके अलावा शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये सब होता है। कहने का मतलब क्या कि बेबल योजना और शिमला सम्मेलन जो 1942 का है वो इस समय में होता है। यहाँ पर 42 नहीं होगा, ये 45 है। ठीक है, यहाँ जो डेट है ना ये 42 नहीं है, 45 है, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जर्मनी और जापान साथ मिलकर लड़ रहे थे। जापान की शक्ति थी, जापान की समृद्धि थी और जर्मनी में जुनून था, मतलब हिटलर का जुनून। यहाँ पे दोनों ही टूट जाते हैं। हिटलर जो है वो सुसाइड कर लेता है और उसके बाद जापान के ऊपर 2 परमाणु बम का हमला हो जाता है, अमेरिका करवा देता है। आज भी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं उसको करवाने का जो सौजन्यकर्ता होता है ना, पीछे से बैठकर तमाशा देखने वाला, वो USA होता है, अमेरिका।
ये मीठी मीठी बातें चाहे जितनी करे, लेकिन ये किसी का सगा नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, जापान के ऊपर ले आके अपना 2 जो परमाणु परीक्षण है वो कर डालता है। पहला जो परमाणु परीक्षण है वो जापान के ऊपर करता है, इससे पहले टेस्ट भी नहीं किया था। तो ये बम जब गिरते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जो बड़े बड़े 2 इंडस्ट्रियल यहाँ पे क्षेत्र रहते हैं जापान के, वो तबाह हो जाते हैं और जापान की कमर टूट जाती है। तो जापान हथियार डाल देता है, उसके बाद सब कुछ रास्ता साफ हो गया। तो ये सब चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर 1945 में वर्ल्ड वार फिनिश हो जाता है। इसके बाद प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है वो 1946 में आता है और इसको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। अभी तक आप देख रहे हैं कि अगस्त ऑफर जो था उसको रिजेक्ट किया गया, उसके अलावा क्रिप्स मिशन को भी एकदम से बहिष्कार कर दिया गया और छोटी मोटी जितनी डिमांड रखी गई उनको भी यहाँ पे एकदम से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अंत में जो कैबिनेट मिशन आता है उसको कांग्रेस एक्सेप्ट करती है 1946। अब यहाँ पर आप देखें, इसके बाद कुछ और चीज़ें कही गई हैं। ऑब्जर्वेंस, यहाँ नीचे देख लीजिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, वो दिखाई देता है 16 अगस्त 1948 को और ये मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है उसकी डेट यहाँ पे 16 अगस्त 1948 नहीं बल्कि 1946 है। 1948 कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1946 होगा और 16 अगस्त की तारीख थी। और ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था जब ये मनाया जाता है ना, तो इसके पीछे का जो पर्पज़ है यहाँ 16 होगा। पर्पज़ मुस्लिम लीग का ये होता है कि थोड़ा और जो सांप्रदायिकता है उसको भड़काया जाए, ताकि कांग्रेस जो एकदम से अभी ना नुकुर कर रही है वो मजबूर होकर हाँ बोल दे कि नहीं हमें अलग चाहिए। मतलब कांग्रेस के नेता किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, गांधी जी तो कम से कम बिल्कुल नहीं, वो अंत तक विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग एकदम तुली हुई थी, जिन्ना की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई थी कि वो और सब कुछ भूल गए थे, अंधे हो गए थे अपने स्वार्थ में। उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई से कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें अपना पद चाहिए था, ओहदा चाहिए था और ओहदे के गुरूर में वो अंधे हो गए थे। तो ऐसे में वो एकदम से चाहते हैं, मतलब मुस्लिम लीग का ये प्लान रहता है कि सांप्रदायिकता को इतना भड़का दीजिए, मतलब एकदम नाक में दम कर दीजिए सबके, ताकि लोग एकदम मजबूर होकर हाँ बोल दें। और वही होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है, उसके बाद फिर जो सांप्रदायिक यहाँ नस्लीय हमले हैं वो भड़क जाते हैं। इसके बाद आगे चले तो इसमें आप देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा है उसके इलेक्शन होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट बाय कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्टैब्लिशमेंट होती है। ये सब सितंबर 1946 का है, ठीक है। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली जो थे उनके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति का जो उद्घोषणा है वो किया जाता है, ये अनाउंसमेंट होती है। और क्लीमेंट एटली हैं कौन, तो ये तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। ऑन फरवरी 20, 1947, 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब अंग्रेजों के भारत में रुकने का कोई मंशा या उद्देश्य नहीं है, वो भारत छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे अभी डिक्लेयर नहीं रहता है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। अंग्रेज तो यही चाहते ही थे कि भारत टुकड़ों में टूट जाए या भारत की शक्ति कमजोर पड़ जाए। ये लोग जितना कूद रहे हैं आज़ादी के लिए, अब देखते हैं कि लोग कैसे आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो इनकी तो मंशा थी ही बंटवारे की, बंगाल विभाजन में वो सामने आ जाती। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग इन्हें एकदम से सपोर्ट कर रही थी। जिन्ना ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपना भला नहीं बल्कि अंग्रेजों का या जो यूरोपीय है उनका भला कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मुस्लिम लीग की ये जो सांप्रदायिक महत्वाकांक्षा होती है इसका फायदा अंग्रेज एकदम बढ़ चढ़कर उठाते हैं और माउंटबेटन को भेजते हैं। अब माउंटबेटन कौन थे, तो ये अंतिम वायसराय नहीं थे, ये बंटवारा करवाने वाले एक बिचौलिए थे। जैसे कहा जाता है ना कि अलगौझा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो उसमें एक बिचौलिया होता है, वो कभी कभी झगड़ा लगाने का भी काम करता है। तो ये यही काम कर रहे थे। हालांकि इन्होंने प्रयास भी किया था झगड़ा सुलझाने का, लेकिन वो दिखावे वाला था। कुल मिलाकर थर्ड प्लान जो जून का है वो आता है, मतलब जून में 3 जून को आता है ये, और इसका अनाउंसमेंट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसको पारित किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन, अब यहाँ पर 2 बाउंड्री कमीशन जो है इनकी अपॉइंटमेंट होती है। सर यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, ये नाम आप देख सकते हैं, रेडक्लिफ है। और रेडक्लिफ जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, मतलब बंगाल की तरफ से जो कुछ हिस्सा था जहाँ पे मुस्लिम लीग का क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से इन्हें चाहिए था पाकिस्तान के रूप में, और पंजाब की तरफ से भी कुछ विभाजित क्षेत्र चाहिए था। तो कुल मिलाकर 2 टुकड़े जो भारत से अगल बगल से अलग किए जाते हैं, मतलब पूर्व से और पश्चिम से, उसको यहाँ बाउंड्री बनाने का काम ये सब होता है। ये सारे सिस्टम इसके समय में होते हैं, मतलब माउंटबेटन के ज़माने में होते हैं। और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन जाता है, भारत को यहाँ पे एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो रेडक्लिफ कमीशन जो है ये काम करता है, मतलब वो लाइन बनाने का काम करता है। तो इसीलिए रेडक्लिफ रेखा जो है ये इंडो पाक जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा जो है ये चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके तौर पर देखा जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने जो वायसराय और गवर्नर जनरल का सीक्वेंस था उसको कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो ये येलो बैनर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एनुअल सेशन है वो भी आपको देखने चाहिए। एनुअल सेशन वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब इनकी गिनती बहुत ज़्यादा है, तो सभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें से वह महत्वपूर्ण है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, और उन्हीं को हम देखेंगे। हालांकि इसमें अधिकतर दे दिया गया है, तो इसे ज़रा सा जूम किया जा सकता है। देखिए इसमें 3 हिस्से बने हुए हैं, इस टेबल के 3 पार्ट हैं। एक तो ईयर और प्लेस वाला है, दूसरा प्रेसिडेंट कौन था उस जमाने में, और डिटेल, मतलब क्या खास है इसमें, क्यों इसको देखा जाए, ये दिया हुआ है। तो आइए इसे देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
इसे अगर आप ध्यान से देखें तो 1885 में कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है। 28 दिसंबर को 1885 में बंबई में इसकी स्थापना होती है, यहाँ आप देख रहे हैं। और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ये इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। डिटेल अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये पहला सेशन था, कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट ही इसी सेशन के अंतर्गत होती है। और अटेंड बाई 72 डेलीगेट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस आउटलाइंड, मतलब इसमें क्या होता है, ये पहला अधिवेशन था, इसमें 72 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हिस्सा लेते हैं और कांग्रेस के जो आगे के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है या डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद 1886 ये दिसंबर 28 कलकत्ता में होता है। ज़्यादातर जो कांग्रेस के सेशन है वो दिसंबर महीने में ही होते हैं, ठंडी के मौसम में। कुछ जो है उसमें अपवाद है, वो अप्रैल महीने के या जो मई और मार्च वाला मौसम है उसमें हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही। तो यहाँ आप देखिए कि दिसंबर 28 में ये 1886 वाला है और ये कोलकाता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट होते हैं और इसमें 436 जो डेलीगेट्स हैं वो भाग लेते हैं, अटेंड करते हैं इसे। और इसमें और भी बड़ी बात यह है कि पहला जो गैर हिंदू अध्यक्ष है वो दिखाई देता है। दादा भाई नौरोजी क्या थे, ये पर्सियन थे, मतलब पारसी थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, आप देखिए कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहले से ही चल रहा था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलें तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसको देखिएगा। 1887 ठीक अगले साल, एक क्रम से चल रहा है। 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को ये आयोजित होता है, 2 दिन। मद्रास इसका क्षेत्र है, मतलब ये कहाँ पर हेल्ड किया जाता है, जो रीजन है वो मद्रास है। इसमें जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हैं, मतलब पहले मुस्लिम लीडर ये रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस के। और इसमें 607 जो डेलीगेट्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, यही इसमें मेन बात है। इसके बाद जो चौथे नंबर का है इसको ध्यान से देखिएगा, ये 1888 का है, दिसंबर 28-29 ये चलता है। प्रयागराज में ये हेल्ड किया जाता है और जॉर्ज यूले, यहाँ नाम देखिएगा, जॉर्ज यूले जो है ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। क्षेत्र कौन सा है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो जॉर्ज यूले यानी ये यूरोपियन थे, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 1248 जो है डेलीगेट्स हिस्सा लेते हैं और पहले जो ईसाई सदस्य या यूरोपियन सदस्य हैं उसके तौर पे अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद 1889 वाले सेशन को देख लीजिए, तो 1889 का जो सेशन है ये दिसंबर 27 से लेकर 28 तक बॉम्बे में हेल्ड किया जाता है और विलियम बेडरबर्न ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद 1890 का जो सेशन है ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की जाती है और कलकत्ता इसका क्षेत्र है। इसके बाद 1891 ये पी आनंद चार्लू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, मतलब इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, ये पी आनंद चार्लू हैं और ये नागपुर में आयोजित होता है। इसका क्षेत्र कौन सा है, नागपुर है। 1891 इसका समय है और जो डेट है वो 26 और 27 दिसंबर दिखाई देती। इसके बाद 1892 को आप देखेंगे, ये 1891 था। 92 वाले को अगर आप देखें तो ये 28 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर इलाहाबाद में होता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद 1894 को देखिए, यहाँ पर ये अल्फ्रेड वेब के द्वारा, मतलब अल्फ्रेड वेब जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं। मद्रास इसका क्षेत्र था और डेट वही आसपास की है, 27-28 दिसंबर। इसके बाद 1895 28 और 29 दिसंबर पूना क्षेत्र इसका है, पूना में आयोजित होता है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं 12वें नंबर पे, तो 1896 का है और ये जो है ये दिसंबर में 27-28 कलकत्ता में हेल्ड किया जाता है। रहीमतुल्लाह सयानी इनका नाम था, तो ये रहीमतुल्लाह सयानी ये इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 13वें नंबर का जो सेशन है इसको देखिएगा, तो इसमें 1897 की डेट थी और सी शंकरन नायर ये इसके प्रेसिडेंट थे। अमरावती वाला क्षेत्र था जहाँ पर इसका आयोजन होता है। इसके बाद 1898 को देखिए, एक क्रम से देखते चलिएगा यहाँ पे, तो AM बोस यानी आनंद मोहन बोस इसके प्रेसिडेंट थे और मद्रास क्षेत्र इसका है और इसमें जो डेट है वो 27-28 दिसंबर की है। 1899 को आप देखेंगे तो ये दिसंबर, यहाँ आप देख लीजिए 27 से लेकर 28 तक लखनऊ में हेल्ड किया जाता है और रोमेश चंद्र दत्त जो है, यहाँ पर रोमेश चंद्र दत्त जो है वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इसमें खास बात यह है कि डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जो लैंड रेवेन्यू उस समय डिसाइड किया गया था या पहले से चल रहा था उसमें परमानेंट फिक्सेशन की डिमांड की जाती। इसके बाद सन 1900 की बात करें तो 27-29 लाहौर में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है और NG चंद्रवर्कर ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। NG चंद्रवर्कर इनका नाम है और ये उस समय प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद 17 को देखिए, 17वें नंबर का दिनशा ई वाचा इनका पूरा नाम है, ये प्रेसिडेंट थे। कलकत्ता में इसको हेल्ड किया जाता है और वही 27-28 वाला जो तारीख है वो दिखाई देता है। इसके बाद 18वें नंबर का देखिएगा, 1902 गांधी जी इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। 1901 वाला जो है इसमें हिस्सा लेते हैं, मतलब लड़ते नहीं है चुनाव, ऐसे ही भागीदारी करते हैं। तो इसके बाद आप देखिए 1902 वाला दिसंबर 23 से लेकर 26 तक चलता है, थोड़ा लंबा खिंच जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें 23 से लेकर 26 सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको लीड करते हैं। उसके बाद 19 नंबर का देखिएगा, उसमें लाल मोहन घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे मद्रास क्षेत्र रहता है, 28 से लेकर 30 दिसंबर तक ये हेल्ड किया जाता है। उसके बाद 20वें नंबर का आप देखें तो इसमें 1904 वाला टाइम है और 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर बॉम्बे में इसको हेल्ड किया जाता है। हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद 1905
ये 1905 का है। 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये बनारस में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले इसको हेड करते हैं या इसको लीड करते हैं, ये आपने देखा। इसमें कुछ खास बात है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस द रीस्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस समय तक आते आते मतलब 1905 का समय चल ही रहा है और इसमें घोषणा हो चुकी थी और ये मतलब बंगाल विभाजन भी लागू हो चुका था, आप जानते ही हैं अक्टूबर में हो जाता है। तो इसमें पूरी तरह से इसका विरोध किया जाता है और इसको वापस लेने की तीव्र मांग की जाती है। इसके बाद 1906 को आप देखेंगे, ये 22वें नंबर का है। 29 दिसंबर मतलब बीच में 3 दिन तक दादा भाई नौरोजी इसको लीड करते हैं और द वर्ड स्वराज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, स्वराज शब्द का पहली बार यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद 1907 ये सूरत अधिवेशन है और ये क्यों फेमस है आप जानते ही, इसमें जूतम पैजार की नौबत आ जाती है, मतलब लाठी डंडे और जूते चप्पल चलने लगते हैं और जो गरम दल वाले हैं वो यहाँ से झगड़ा लड़ाई करके अलग रास्ता ले लेते हैं। जब कांग्रेस का गठन होता है तो उस समय मॉडरेट लेवल वाले जो क्रांतिकारी होते हैं या जो यहाँ पे नेशनलिस्ट होते हैं उन्हीं का बोलबाला रहता है। जितने शुरुआती हैं वो सभी मॉडरेट हैं। एक समय के बाद मतलब सन 1900 के बाद यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है और आप देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट की जो बागडोर रहती है वो भी इन्हीं के हाथ में रहती है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती। दोनों के धंधे अलग अलग रहते हैं, काम अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे दोनों में मतभेद होता है, फिर उसके बाद मारपीट की नौबत आती है और यहाँ से अलगाव हो जाता है, तो कांग्रेस का पार्टीशन होता है। और ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी घोष थे। स्प्लिट इन कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद 24 को देखिएगा, तो 24 वाला मद्रास में हेल्ड होता है 1908 दिसंबर 29 to 30, ये इसकी डेट है और रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ आप एक क्रम से देख रहे हैं और इनके बारे में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस ड्रॉन, मतलब जो कांग्रेस का संविधान है उसे ड्रॉन किया जाता है। साथ ही साथ एक्सप्रेस द डिसअप्रूवल ओवर फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1909 वाला लाहौर में होता है, वही डेट है दिसंबर की, इसमें कुछ खास परिवर्तन है नहीं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आप इसमें देख लीजिए कि 1909 का जो मरले मिंटो सुधार है, मतलब यहाँ पे मिंटो जो है वो मतलब यहाँ पे वायसराय की हैसियत से रहता है, गवर्नर जनरल, और जो मरले है वो यहाँ पे भारत सचिव की हैसियत से आता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पैक्ट आता है और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव डाली जाती है, मतलब जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए पृथक निर्वाचन का बंदोबस्त किया जाता है। तो वो जो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट है उसका प्रावधान आप देख रहे हैं। इसके बाद 1910 को देखिएगा तो ये विलियम बेडरबर्न के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इलाहाबाद में ये आयोजित होता है 1910 28 दिसंबर और 29 दिसंबर। इसके बाद 1911 बिशन नारायण धार या बिशन नारायण धर जो है इनकी अध्यक्षता में आयोजित होता है। कलकत्ता 26 मतलब कलकत्ता में दिसंबर 26 से लेकर 28 तक चलता है। इसके बाद यहाँ पर मधोलकर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये RN मधोलकर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1912 वही डेट है दिसंबर 27-28, मतलब दिसंबर में लास्ट वीक जो है उसी में घूम रहा है। तो डेट नहीं पूछी जाएगी इसमें, जो डेट है मतलब ये वाली जो डेट है वो नहीं पूछी जाएगी। इसमें जो सन है वो पूछा जा सकता है या इसमें जो प्रेसिडेंट है वो पूछे जा सकते हैं, वो भी सब नहीं, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वही। इसके बाद 1913 को देखिएगा, ये 26-28 कराची और सैयद मोहम्मद इसके प्रेसिडेंट थे। 1914 यहाँ पर भूपेंद्र नाथ बसु जो है ये इसको लीड करते हैं और मद्रास में ये आयोजित होता है। इसके बाद SP सिन्हा की अध्यक्षता में बॉम्बे में हेल्ड होता है 1915 में, वही दिसंबर वाली डेट है। उसके बाद 1916 ये वाला खास है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, दिसंबर 26 से लेकर 30 तक ये आयोजित होता है। लखनऊ इसका क्षेत्र है यूपी वाला और इसमें AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार जो है ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। रीयूनियन ऑफ कांग्रेस फैक्शंस, मतलब कांग्रेस में जो बंटवारा हो गया था यहाँ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वालों में, वो एक बार फिर से उनका पैचअप हो जाता है। और लखनऊ पैक्ट जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। ये दो अच्छी बातें यहाँ पर समझौते वाली होती। इसके बाद 1917 को आप देखिएगा, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा होती हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। किसी भी कांग्रेस के सेशन में इलेक्ट होने वाली ये पहली महिला अध्यक्षा थी। वैसे अगर देखा जाए कि भारतीय महिला पहली कौन थी तो वो सरोजनी नायडू थी, उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 1917 दिसंबर 28-29 कलकत्ता में इसका आयोजन होता है। उसके बाद 34 नंबर का जो सेशन है ये 1918 में होता है, दिसंबर 26 से लेकर 31 दिल्ली में इसका आयोजन होता है। मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आगे चले तो 1919 का समय है और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में इसका आयोजन होता है और स्ट्रांगली कंडेम द जलियांवाला मैसेकर, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें बहुत ही एकदम पुरजोर निंदा की जाती है। और उसके बाद बूस्टेड द खिलाफत मूवमेंट, यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट जो है उसको काफ़ी हद तक बूस्ट मिलता है और मतलब प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसके बाद 1920 में आप देख रहे हैं कि नागपुर में सेशन हेल्ड होता है।
26 से लेकर 31, और इसमें जो विजय राघवाचारी हैं या विजय राघवाचार्य हैं वो इसको लीड करते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस फार्म, मतलब यहाँ पे जो कांग्रेस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन होता है या उसे फ्रेम किया जाता है, ये हमने देखा। इसके बाद आगे चले तो 1921 का डेट आता है और इसमें आप देख रहे हैं कि दिसंबर 27-28 अहमदाबाद में इसका आयोजन होता है। चित्तरंजन दास ये इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, CR दास इसको मतलब इसमें प्रेसिडेंट की हैसियत से चुने जाते हैं, लेकिन जिस समय कांग्रेस का ये सेशन होता है उस समय वो जेल में रहते हैं, तो इसीलिए उनके स्थान पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की हैसियत से हकीम अजमल खां को बना दिया जाता है। मतलब मूल रूप से यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन रहता है, ये CR दास रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है तो वो हकीम अजमल खां बनते हैं। इसके बाद 1922 इसमें भी CR दास को ही चुना जाता है और ये गया क्षेत्र में होता है, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन होता है इसमें 1922। उसके बाद 1923 दिसंबर 28 से लेकर 31 और ये काकीनाडा में होता है, मौलाना मोहम्मद अली इसके प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ आप देखिएगा 40वें नंबर का ये जो कांग्रेस का सेशन है बेलगाम में होता है 1924 में 26 से लेकर 27 दिसंबर, और महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें कि गांधी जी ने प्रेसिडेंट का पद संभाला था या चुनाव में खुद हिस्सा लिया था, मतलब खुद आगे आकर हिस्सा लिया था। इसके बाद 41 को देखिए आप तो 1925 का है ये, मतलब 41वें नंबर का ही 1925 में हेल्ड किया जाता है, वही दिसंबर में। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षा होती और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि कांग्रेस के सेशन में अध्यक्षा चुनी जाती। इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है इसका क्षेत्र, तो 1925 का जो सेशन है ये कानपुर में हेल्ड किया जाता है। इसके बाद 42 नंबर का देखिएगा तो 42 वाला जो है ये 1926 इसका समय है 26 दिसंबर से लेकर 28 और ये गुवाहाटी में होता है असम में, और यहाँ पे श्रीनिवासन जो आयंगर हैं, मतलब S श्रीनिवास आयंगर इनका पूरा नाम था, ये इसे लीड करते हैं। MA अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हेल्ड किया जाता है 1927 में, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि द इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन अडॉप्टेड रिजॉल्व टू बाइकॉट द साइमन कमीशन, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें इनके ज़माने में होती हैं। इसके बाद 1928 कलकत्ता में हेल्ड किया जाता है, मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और द फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस केम इनटू बीइंग, मतलब यहाँ पे पहली जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस है उसका स्वरूप सामने आता है। 1929 को आप देखें तो ये काफ़ी प्रसिद्ध अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है, और यहाँ पर जो शपथ ली जाती है, रिजोल्यूशन लिया जाता है, उसको रावी रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर एक शपथ लेते हैं जो कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ होती है, और इस दिन आज़ादी का जो दिन है उसको भी डिक्लेयर किया जाता है, मतलब यहाँ से एक तारीख तय की जाती है कि 26 जनवरी की जो तारीख है, मतलब 26 जनवरी सन 1930, उसको हम लोग आज़ादी के दिन के तौर पे मनाएंगे। बाद में यही दिन जो है ये गणतंत्र दिवस के तौर पे चुना जाता है। तो कुल मिलाकर पास द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ऑथोराइज द वर्किंग कमेटी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका एक नया फेज स्टार्ट होता है। हालांकि ये सविनय अवज्ञा रह नहीं जाता है, अवज्ञा इसमें होती है लेकिन उस प्रकार की नहीं होती। इसके बाद आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के नीचे आपको वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं। 1931 बीच में 1930 वाला जो समय है वो बीच में गैप दिखाई देता है। तो 1931 मार्च में कराची में होता है। ये देखिए थोड़ा सा अपवाद है, अभी तक आपने देखा ना कि दिसंबर में हो रहे थे, अभी ये वाला जो है मार्च में होता है, मार्च 29 मार्च को होता है कराची में। वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और यहाँ पे गांधी इरविन जो पैक्ट होता है उसको इंडोर्समेंट दिया जाता है, मतलब उस पैक्ट को समर्थन दिया जाता है, और उसके बाद ये सहमति व्यक्त की जाती है कि कांग्रेस जो है वो जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करेगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये ध्यान दीजिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास, ये दोनों जो रिजोल्यूशन यानी संकल्प है ये यहाँ पर पास होते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट वाला है, दूसरा नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम वाला है। इसके बाद 1932 को आप देखेंगे तो ये अमृत रणछोड़ दास सेठ जो थे, यहाँ पे इनका नाम काफ़ी अच्छा है, अमृत रणछोड़ दास सेठ, ठीक है। तो ये जो नाम है ये इसके अध्यक्ष थे, और 1932 इसकी डेट है, अप्रैल 24 दिल्ली इसका जो क्षेत्र है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलें, आपको 3 इडियट्स के रणछोड़ दास याद आ रहे होंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ 1933 वाला जो समय है इसको देख लेते हैं। देखिए 1933 वाला जो है ये अप्रैल में होता है, लगातार अप्रैल में हो रहे हैं। वो वाला मार्च में हुआ था, उसके बाद अप्रैल 24 में ये 32 वाला होता है। 33 का जो है ये अप्रैल 1 मतलब मूर्ख दिवस के दिन आयोजित किया जाता है कलकत्ता में, और नेल्ली सेन गुप्ता या नलिनी सेन गुप्ता इनका नाम है, यहाँ पे नेल्ली लिखा हुआ है, ये इसकी अध्यक्षा होती है। उसके बाद आगे चले तो 1934 ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लीड किया जाता है, और ये अक्टूबर में होता है, 29 अक्टूबर से लेकर 31 बॉम्बे में होता है, बम्बई इसका क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद 1936 अप्रैल 12 से 14 फिर से अप्रैल में चला आया, लखनऊ में हेल्ड किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। खास बात क्या है, द प्रेसिडेंट अर्ज द कांग्रेस टू अडॉप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कुछ जो यहाँ पे सोशलिस्ट विचारधाराएं हैं, मतलब आइडियोलॉजी है, उससे प्रभावित थे। वो एकदम से गांधीयन फिलॉसफी पे आंख मूंद कर बिलीव नहीं करते थे, उनकी अपनी भी एक विचारधारा थी, और वो दोनों को मिक्सअप करके जो बेहतर मार्ग है उस पर चलना पसंद करते थे। तो वो कांग्रेस से ये अपील करते हैं या उससे निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है सोशलिज्म की जो विचारधारा है उसको अपने लक्ष्य के तौर पर शामिल करिए, तो और ज़्यादा जो ये आंदोलन है ये मजबूत हो पाएगा।
ठीक है। इसके बाद आगे चले तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो फैजपुर वाला है वो लीड किया जाता है और ये जो सेशन है ये विलेज में हेल्ड किया जाता है। ये बड़ी बात है, पूछा गया था प्रश्न कि कांग्रेस का कौन सा सेशन है जो कि पहली बार गाँव में आयोजित किया जाता है, तो ये फैजपुर सेशन है और इसकी जो डेट है वो आपको याद रखनी है 1936। इसके बाद आगे चलते हैं, माफ कीजिएगा ये 1937 है। उसके बाद 1938 को देखिएगा, यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन है। ये फरवरी 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ प्रचंड बहुमत से जीते हैं और नेशनल प्लानिंग कमीशन का सेटअप होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो योजना आयोग है उसका यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वो तैयार होता है जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से। उसके बाद 10 मार्च को यानी अगले ही साल ये होता है 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो सेशन है वो हेल्ड किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ भी जीतते हैं, लेकिन यहाँ पर गांधी जी के जो कैंडिडेट हैं, जैसा कि आपने पीछे सुन रखा है, पट्टाभी सीतारमैया, वो हार जाते हैं। गांधी जी को लगता है कि वही हार गए हैं और ऐसे में फिर मतभेद होता है और ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर एज अ प्रेसिडेंट आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन। यही आपने देखा ना, मतलब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जनता का या जो प्रतिनिधि है उनका मत रहते हैं कि मतलब वही प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन जब ऐसा होता है कि गांधी जी यहाँ एकदम से अलग हो जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस बाहर चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो ये पद खाली हो जाता है। अब इस पद में कार्यवाहक के तौर पे यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो अपना आसीन हो जाते हैं। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे 1940 का जो समय था, मार्च में ये भी हेल्ड किया जाता है। रामगढ़ में ये सेशन होता है 17 से लेकर 19 मार्च को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके हेड रहते हैं। इसके बाद 1946 ये 55वें नंबर का सेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और 1946 वाला जो है ये बीच में, अच्छा एक चीज़ देखिए, 1940 के बाद से लेकर 46 तक बीच में कोई कांग्रेस का सेशन नहीं होता है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो यही है। ये इसलिए इतने लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहते हैं, अच्छे इंसान तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा पॉपुलराइजेशन नहीं है कि इतने समय तक ये गद्दी पर बैठे रहें, ये बात नहीं है। इतने बीच में कोई कांग्रेस का सेशन होता ही नहीं है। बीच में सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन और इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे लंबे समय तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद 1946 में एक बार फिर से होता है और यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो आचार्य JB कृपलानी है। ये 23 नवंबर को मेरठ में आयोजित होता है, यूपी का जो मेरठ है वहाँ पर होता है। इसके बाद 1948 दिसंबर 18-19 में इसका आयोजन किया जाता है जयपुर में और यहाँ पर गांधी जी का स्वप्न और पट्टाभी सीतारमैया की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, मतलब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन, ये अंतिम अधिवेशन है। अंतिम नहीं है बल्कि इसके बाद कुछ और भी होते हैं, लेकिन उसमें उतना दम नहीं रह जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लास्ट वाला कहा जा सकता है, जो बाद वाले हैं उनको भी गिनेंगे, घबराइएगा नहीं। तो देखिए इसमें 1950 वाला ये 21 सितंबर से लेकर 22 सितंबर नासिक महाराष्ट्र में होता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो पुरुषोत्तम दास टंडन है। 3 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट प्रेसिडेंट, पुरुषोत्तम दास टंडन सपोर्टेड बाय सरदार पटेल, JB कृपलानी सपोर्टेड बाय नेहरू एंड शंकर राव देव। पुरुषोत्तम दास टंडन डिजाइन इन सितंबर 1951 आफ्टर विच JL नेहरू बिकम प्रेसिडेंट। मतलब इसमें होता क्या है कि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये चुने जाते हैं, लेकिन बाद में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खींचतान चल रही है, सपोर्ट एक दूसरे को किया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये रिजाइन कर देते हैं। जब ये रिजाइन करते हैं तो उनके स्थान पर यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है वो विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे 1951 का आप देख रहे हैं सितंबर दिल्ली में आयोजित होता है और यहाँ जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। 1953 वाला ये हैदराबाद में होता है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ भी हैं। उसके बाद अगला वाला कल्याणी में होता है 1954 में, जवाहरलाल नेहरू यहाँ भी हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1955 61 नंबर का 61वां, ये 1955 वाला है, जनवरी में होता है 23 मतलब बीच में। और ये जो मद्रास वाला क्षेत्र है वहाँ पर होता है। इसमें अगर आप प्रेसिडेंट का नाम देखेंगे तो UV देवधर का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे अमृतसर वाला सेशन है 1956 वाला और इसमें आप देख रहे हैं कि वही जो ऊपर वाले हैं वही चुने जाते हैं। उसके बाद नीचे आप देखिए कि इंदिरा गांधी जो है ये चुनी जाती है 1959 का जो नागपुर सेशन होता है उसमें, और 1960 में नीलम संजीव रेड्डी चुने जाते हैं बेंगलोर में। तो कांग्रेस के सेशन बाद में भी चल रहे हैं, लेकिन बाद वाले में वैसी कोई बात नहीं रह जाती है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ भी खास नहीं है, तो ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे प्रश्न बनेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा है नहीं, 5% बनती है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो मेन थे वो यहाँ पे 1947 से पहले वाले ही थे, जो आज़ादी से पहले वाला क्रियाकलाप चल रहा था उसके समय के जो सेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते, यहाँ कुछ और सेशन शेष रह गए हैं, जैसे कि आप 1961 का भावनगर का देख रहे हैं, ये नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा होता है, मतलब लीड दिया जाता है। उसके बाद 1962 भुवनेश्वर का है, यहाँ पे दामोदरन जो संजीवैया हैं ये पहले दलित प्रेसिडेंट बनते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी बात है, इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे वही व्यक्ति यानी दामोदरन जो संजीवैया हैं ये फिर से चुने जाते हैं, पटना क्षेत्र में हेल्ड किया जाता है 1963 में। इसके बाद कामराज जो है ये 1964 में भुवनेश्वर से, और 1965 में दुर्गापुर वाला जो है इसको आप देख रहे हैं ये के कामराज की अध्यक्षता में हेड
हेड किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा ये लीडर्स के नाम देखे प्रेसिडेंट के, और उसके साथ साथ हमने डेट और वेन्यू भी देखा। नीचे एक ब्रैकेट बना हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है। तो द सेशन फॉर द ईयर 1930, यहाँ पर कब कब नहीं होते हैं वो दिया हुआ है। तो द सेशन फॉर द ईयर 1930, 1935, 1941 to 45 कुड नॉट बी हेल्ड, मतलब ये अलग अलग कारणों से इन वर्षों में, मतलब ये जो सन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कांग्रेस के सेशन हेल्ड नहीं किए जाते। इसके बाद अब आगे का जो इसमें क्रियाकलाप है उसमें हम देखने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को, यानी जो लेट 18th टू मिड 20th सेंचुरी है, मतलब 18वीं शताब्दी का जो अंतिम दौर चल रहा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और जो 20th सेंचुरी है उसका पूरा जो पार्ट है, मतलब मिडिल पार्ट तक, वहाँ तक हम देखेंगे। समाज को सुधारने के बहुत सारे प्रयास हो रहे थे, और उसमें नेम ऑफ द मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्लेस ये देखना है। उसके बाद पीपल जो इससे एसोसिएटेड थे या इसके जो लीडर्स हैं उनके नाम हम देखेंगे। इसके बाद इसका जो नेचर था, मतलब ये मूवमेंट किस प्रकार के होते थे, इनकी क्या विचारधारा थी, वो सब देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे, मीडिया एफर्ट्स क्या होते थे, या इसमें समाज पर क्या असर पड़ता था, ये सब भी हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। इसमें हमने यहाँ तक देखा कि कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अभी जो सोशियो यहाँ रिफॉर्म होते हैं या सोशल रिफॉर्म होते हैं उनके बारे में देखना शेष है। तो तब तक के लिए नमस्कार।